हेलो एवरीवन, कार्बोहाइड्रेट्स की पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। स्टीरियो आइसोमर्स क्लासिफाइड है डायस्टीरियो आइसोमर और एनेंटियोमर्स में। जब हम अमाइनो एसिड पढ़ रहे थे तब मैंने एनेंटियोमर्स के बारे में आपको बताया था कि एनेंटियोमर्स क्या होते हैं। अगर टू नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं कोई भी मॉलिक्यूल की, तो वो एनेंटियोमर्स होता है। जैसे कि ये मेरा हाथ, ये मैंने उस टाइम भी बताया था, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। ये आपस में मिरर इमेजेस हैं बट नॉन सुपर इम्पोजेबल है, मतलब कि ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकती। देखिए, अंगूठा इस साइड है, उंगलियां इस साइड है, इस साइड अंगूठा, इस साइड, किसी भी तरह से नहीं हो सकती है। किसी एक चीज़ को भी अगर आप देखें तो भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखिए पहले अंगूठे से शुरुआत हो रही थी, अब उंगलियों से शुरू, यहाँ से अब उंगलियों से शुरुआत हो रही है। तो इस तरह से जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं उन्हें हम एनेंटियोमर्स बोलते हैं, जो कि मिरर इमेजेस हैं। लेकिन अगर वो मिरर इमेज नहीं है तो वो डायस्टीरियो आइसोमर है, अगर वो मिरर इमेज नहीं है। तो जो हमने पीछे जितने भी देखे, जैसे मैनोज है, गैलेक्टोज है, एलोज है, जो डी टाइप कोई भी आपस में जो है, आपस में वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, डायस्टीरियो आइसोमर्स है, लेकिन एनेंटियोमर्स नहीं है। एनेंटियोमर्स उसका एल फॉर्म है, डी फॉर्म का जो एल फॉर्म हो गया, बिल्कुल वो एनेंटियोमर्स है। सभी के एक एक एल फॉर्म भी है, वो उनके एनेंटियोमर्स हैं, इसीलिए वो 8 और 8 16 थे। अब इसमें मैं डिस्कस करता हूँ, पहले हम एनेंटियोमर डिस्कस करते हैं बाकी। अच्छा, पहले मैं बता देता हूँ, डायस्टीरियो आइसोमर्स वो हुआ जो कि मिरर इमेजेस नहीं हुए। उसमें भी अब जो सिस ट्रांस आइसोमर्स है और एपीमर्स है। सिस ट्रांस आइसोमर्स कार्बोहाइड्रेट्स में मोस्टली नहीं देखते हैं, क्योंकि सिस ट्रांस आइसोमर जो होते हैं वो किसी भी दो उसके ग्रुप में अगर डबल बॉन्ड में प्रेजेंट है, मान लो यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट है, सिस में हो गया, अगर यहाँ पे CH2 यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ एक CH2 प्रेजेंट है, यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर दोनों ग्रुप्स सेम प्लेन पे प्रेजेंट है तो ये सिस हो गया। अगर यही दोनों ग्रुप, मान लो अब ये इसको हटा के CH2 हमारा यहाँ आ गया, हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो अब ये अलग अलग, क्योंकि प्लेन में अब इनका प्लेन चेंज हो गया, ये दोनों अब डिफरेंट प्लेन में है, तो फिर ये ट्रांस हो गए, ट्रांस आइसोमर्स हो गए, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। फिर आया एपीमर्स। एपीमर्स सिंगल कायरल कार्बन में जब चेंज आता है, उनके ऊपर जो फंक्शन ग्रुप में चेंज है, दो आइसोमर्स जो उसके बनते हैं उसके ऊपर है। ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा, आपको अच्छे से तब पता चलेगा जब मैं इसको एग्जाम्पल से और प्रॉपर डायग्राम में बताऊंगा, प्रॉपर उसकी जो स्ट्रक्चर मैं उसमें बताऊंगा, और उसका साइक्लिक फॉर्म एनोमर्स है, ये भी मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले हम एनेंटियोमर्स डिस्कस करते हैं। एनेंटियोमर्स क्या होते हैं? टू कार्बोहाइड्रेट्स आर सेड टू बी एनेंटियोमर्स इफ दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर, डी एंड एल फॉर्म। नॉन सुपर इम्पोजेबल मैंने अभी बताया। अब यहाँ देखिए, ये देखिए, ग्लिसरैल्डिहाइड के दो फॉर्म है नॉन सुपर इम्पोजेबल। इसमें जो डी और एल फॉर्म है, ये देखिए, जहाँ डी और एल फॉर्म में क्या था, जो OH ग्रुप है वो अगर राइट साइड में प्रेजेंट है, बल्कियर ग्रुप अगर राइट साइड में प्रेजेंट है तो वो डी फॉर्म हो गया, वो अगर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो वो एल फॉर्म हो गया। ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है आपस में, ये डी फॉर्म और एल फॉर्म, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अगर आप इनको देखें तो इस तरह से बनती है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर। सेम देखिए, उस टाइम मैंने बताया था अमाइनो एसिड में, देखिए अगर राइट साइड में NH2 है तो डी फॉर्म, लेफ्ट साइड में NH2 है तो वो एल फॉर्म। ये देखिए, बायोलॉजिकल सिस्टम में एक बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं मोस्टली डी फॉर्म में, और अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं एल फॉर्म में। ये मैंने उस टाइम भी बताया था पिछले चैप्टर में। तो ये तो थे एनेंटियोमर्स। अब देखिए, अब आपने इसमें एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर आपने अच्छे से देखा होगा कि देखिए कि डी और एल होता है जब बल्कियर ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट है या लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। अब आप बोलेंगे कि देखिए यहाँ पे सेकंड कार्बन जो कायरल कार्बन है उसमें एक ग्रुप OH यहाँ प्रेजेंट है, तो एक ग्रुप OH यहाँ प्रेजेंट है, तो क्यों नहीं बोलते हम इसको डायरेक्ट एल फॉर्म, अगर यही प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में। इसको मैं यहाँ बताता हूँ, यहाँ अब यहीं देख लीजिए, हाँ
हम इसे ही क्यों नहीं एल फॉर्म बोल देते, क्योंकि एक तो राइट साइड में प्रेजेंट है, यहाँ दूसरा OH लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो इसी ही हमने क्यों नहीं बोल दिया, फार्मूला तो सेम है और ये वाला हमारा जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट में चला गया, तो इसे हम एल फॉर्म क्यों नहीं बोलते। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है रेफरेंस में लेके ग्लिसरैल्डिहाइड के, कि जो भी हम जब भी डी और एल फॉर्म देखते हैं तो हम देखते हैं पेनल्टीमेट कार्बन को, पेनल्टीमेट कार्बन या फिर लास्ट कायरल कार्बन। लास्ट कायरल कार्बन कौन सा है, ये देखिए यहाँ 6th कार्बन है, ये तो कायरल नहीं है, ये है लास्ट कायरल कार्बन 5th कार्बन। इसका अगर जो ग्रुप है OH ग्रुप अगर राइट साइड में है तो वो D है, लेफ्ट साइड में है तो वो L है। यही देखेंगे हर बार, ऊपर वाले जितने भी ये आपस में इधर उधर होते रहें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें हमेशा पेनल्टीमेट कार्बन को देखना है, सेकेंड लास्ट कार्बन को देखना है, उसके साथ जो ग्रुप है वो अगर राइट में प्रेजेंट है तो वो D है, लेफ्ट में प्रेजेंट है तो वो L है। इस तरह से अगर मोर देन वन कायरल सेंटर इज प्रेजेंट तो क्या देखना है। अब दूसरा है डायास्टीरियो आइसोमर्स। डायास्टीरियो आइसोमर्स में क्या है, चेंज एट 2 और मोर कायरल कार्बन बट नॉट ऑल। बट नॉट ऑल इज इंपॉर्टेंट इन दिस, कि एक से ज़्यादा कायरल कार्बन पे अगर चेंज है, ये देखिए जैसे डी मैनोज और डी गैलेक्टोज में, यहाँ OH ग्रुप लेफ्ट में है, यहाँ राइट में है, यहाँ राइट में है, यहाँ लेफ्ट में है, बाकी ये सेम है, तो इनके बीच ये जो आपस में है ये हमारे डायास्टीरियो आइसोमर्स है। अगर ऑल में होता, बट नॉट ऑल इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर सभी कार्बन में ये चेंज होता तो फिर ये एनेंटियोमर्स हो जाता, क्योंकि सब अगर कार्बन में चेंज हो गया, सब अगर बदल गए तो मिरर इमेजेस हो गई, तो वो एनेंटियोमर है। लेकिन सब में अगर नहीं है, 2 से ज़्यादा में है लेकिन सब में नहीं है, तो वो डायास्टीरियो आइसोमर्स है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। फिर आता है एक और कॉन्सेप्ट, एपीमर क्या है। टाइप ऑफ डायास्टीरियो आइसोमर्स वेयर चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ एटम इन 3D स्पेस इज एट सिंगल कायरल कार्बन। जैसे अब यहाँ देखिए डी ग्लूकोज का फॉर्मूला, यहाँ देखिए सॉरी स्ट्रक्चर देखिए, OH यहाँ है, OH यहाँ है, OH यहाँ है, एक OH यहाँ है। अब जो डी ग्लूकोज का अब मैनोज में देखिए, मैनोज में यहाँ चेंज है, ये देखिए ये यहाँ था और ये लेफ्ट साइड में है, बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम है, ये देखिए बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर ग्लूकोज से ही मिलता है। और एलोज में देखिए, एलोज में जो सेकंड कार्बन है, सॉरी जो थर्ड कार्बन है एलोज में, वो चेंज है इससे, ग्लूकोज से। ग्लूकोज में वो लेफ्ट पे है OH ग्रुप, यहाँ वो राइट पे OH ग्रुप है, तो वो थर्ड कार्बन पे चेंज है। वैसे ही गैलेक्टोज में 4th कार्बन पे चेंज है। ये सभी ग्लूकोज के साथ एपीमर्स हैं, ये ग्लूकोज के एपीमर हैं, ये आपस में एपीमर नहीं है। एक बात का ध्यान रखना, ये आपस में एपीमर नहीं है, आपस में तो ये चेंज है इनके, देखिए या अगर आपस में आप यहाँ देखना चाहोगे तो ये यहाँ पे भी चेंज है, देखो यहाँ भाई ये यहाँ पे भी चेंज है, आपस में ये डायास्टीरियो आइसोमर्स है क्योंकि मोर देन वन के साथ ये चेंज में है, लेकिन ग्लूकोज के साथ ये एपीमर में है। और ये क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम में आया है, कई बार आता है एग्जाम में, स्ट्रक्चर दे देंगे या फिर कुछ भी, या पूछ लेंगे कि डायरेक्ट कि ग्लूकोज के एपीमर्स कौन कौन से हैं और वो किस किस कार्बन पे है। C2 पे वो मैनोज के साथ है, एलोज के साथ C3 पे है और गैलेक्टोज के साथ C4 पे है। एक सिंगल कार्बन पे जब चेंज होता है फंक्शनल ग्रुप का तो उसे एपीमर बोलते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं या मोनोसेकेराइड्स हैं, चेन का तो आपने देख लिया कि चेन का स्ट्रक्चर किस तरह से चेन में प्रेजेंट है, ये देखिए, लेकिन ये हमेशा ही चेन शेप में नहीं प्रेजेंट होता है, मतलब इसका चेन वाले स्ट्रक्चर में नहीं प्रेजेंट रहता है, ये कई बार रिंग शेप में प्रेजेंट होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये रिंग शेप में ही प्रेजेंट रहता है। इससे मोस्ट सूटेबल जो फॉर्म है उसकी वो रिंग फॉर्म है। रिंग फॉर्म क्यों बनती है, ये जो CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप और या फिर कीटोन ग्रुप, ये बहुत रिएक्टिव ग्रुप रहते हैं। ये क्या करता है, ये OH ग्रुप जो कार्बन 5 का जो OH ग्रुप है वो कई बार अटैक कर देता है इसके ऊपर और जुड़ जाता है, ये रिंग फॉर्म बन जाती है इनकी।
और मोस्ट स्टेबल भी यही फॉर्म है। तो क्योंकि ये रिंग फॉर्म बनती है और जब ये इस पर अटैक करता है तो क्या बनाते हैं ये हेमी एसिटल और हेमी कीटल फॉर्म। ये देखिए, ये कीटोन ग्रुप ने अगर OH पे अटैक किया तो हेमी कीटल ये वाला, और अगर CHO इस ग्रुप ने OH पे अटैक किया तो ये हेमी एसिटल। ये दो फॉर्म बनती है। और जब ये रिंग फॉर्मेशन होती है तो उसे हम पायरानोज और फ्यूरानोज रिंग कहते हैं। पायरानोज और फ्यूरानोज। पायरानोज और फ्यूरानोज में है कि अगर 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है, अगर रिंग में 6 मेंबर है, 6 मेंबर अगर रिंग स्ट्रक्चर है तो वो पायरानोज है, और अगर 5 मेंबर है रिंग में तो वो फ्यूरानोज है। आगे देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये फ्यूरानोज है। 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर, नॉट 6 कार्बन, कार्बन नहीं, 6 मेंबर, क्योंकि इसमें 6 मेंबर प्रेजेंट है, इसमें 6 मेंबर प्रेजेंट है आपस में, इसलिए ये पायरानोज है। और एक और ख़ास बात है इसमें, पहले ये जो पहला कार्बन था, फर्स्ट कार्बन था, वो कायरल नहीं था क्योंकि उसके ग्रुप्स डिफरेंट थे। लेकिन जब इसने इस पर अटैक कर दिया, अब देखिए यहाँ पे, अब एक OH ग्रुप आ गया, एक हाइड्रोजन ग्रुप आ गया, एक ऑक्सीजन ग्रुप आ गया, एक पूरा ये वाला ग्रुप आ गया। अब ये ग्रुप, ये वाला फर्स्ट कार्बन भी कायरल कार्बन हो गया। जब ये रिंग स्ट्रक्चर में आ गया तो पहला कार्बन भी कायरल कार्बन हो गया। इस कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। इस कायरल कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। अब यहाँ आपने देखा होगा कि डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, अब इसके साथ एक अल्फा भी जुड़ गया। इसके बेस पे भी अब आइसोमर्स बनते हैं, इस कार्बन के बेस पे। इस कार्बन के बेस पे जो आइसोमर्स बनते हैं उनको हम एनोमर्स कहते हैं। तो पहले देखिए, जो एल्डोहेक्सोसिस है वो पायरान रिंग बनाते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग एल्डोहेक्सोसिस, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और 6 कार्बन जो मेंबर जो शुगर है वो बनाते हैं आपकी पायरान रिंग 6। और जो कीटोहेक्सोसिस है या फिर एल्डोपेंटोसिस है, क्योंकि एक कायरल कार्बन कम है ना इसमें, तो कीटोहेक्सोसिस वो फ्यूरान रिंग बनाएंगे, 5 मेंबर रिंग। ये देखिए 5 मेंबर रिंग, ये है 5 अल्फा डी राइबोफ्यूरानोज। ये एल्डोपेंटोसिस का एक स्ट्रक्चर है। सेम ही स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का भी होता है, क्योंकि फ्रक्टोज कीटोहेक्सोसिस है, वो भी फ्यूरान रिंग बनाएगी, मतलब 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे अब ये तो एल्डोपेंटोज का है। अगर कीटोहेक्सोज देखेंगे हम इसमें, मान लो फ्रक्टोज को देखते हैं अगर हम इसमें, तो फ्रक्टोज में बस यहाँ पे CH2OH लगा होगा इस हाइड्रोजन की जगह, ये स्ट्रक्चर सेम होगा, CH2OH लगा होगा यहाँ पे, तो ये बनाते हैं। और हाँ, अब बात करते हैं एनोमर्स क्या होते हैं। अल्फ़ा के बारे में मैंने बात की कि अल्फ़ा डी जो ग्लूकोपायरानोज लिखा था उसमें वो क्यों लिखा था। एनोमर्स आर डायोस्टीरियोआइसोमर्स ऑफ साइक्लिक फॉर्म ऑफ शुगर। अब ये रिंग स्ट्रक्चर में जो बनता है, क्योंकि अब पहला कार्बन भी एनोमेरिक, अब उसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं क्योंकि उसमें भी कायरलिटी प्रेजेंट है। उसके बेस पे जो स्टीरियोआइसोमर बनते हैं वो बनते हैं एनोमर्स। एनोमर्स होते हैं एक अल्फ़ा टाइप और एक बीटा टाइप। वो देखा जाता है अगर आपका OH ग्रुप बिलो द प्लेन है तो वो अल्फ़ा टाइप हो गया, और अगर वो अबव द प्लेन है तो वो बीटा टाइप हो गया। बस इतना सही है, इसमें और कुछ नहीं है। लेकिन ये अल्फ़ा और बीटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं तो जो भी इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो लिंकेज होती है वो अल्फ़ा और बीटा उसमें हमेशा बोला जाता है, अल्फ़ा 2 बीटा डी, इस तरह से अल्फ़ा 1 बीटा 2, इस तरह से जो लिंकेज होती है। तो इसीलिए ये अल्फ़ा और बीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये एनोमेरिक कार्बन जो आइसोमर्स एनोमर्स बनते हैं ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, D and L indicates configuration of asymmetric carbon, but they do not indicate whether the compound rotates polarized light to the right or to the left. इसका मतलब है जो भी इसमें हम D और L फॉर्म देख रहे हैं वो उससे बस हमें इतना बताती है कि जो बल्कियर ग्रुप है, जो OH ग्रुप है, वो राइट साइड में प्रेजेंट है या लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है।
बस इतना सा बताती है। ये वो नहीं बताती कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि डी और एल फॉर्म हमेशा हमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएगा, लाइट की डिफ्लेक्शन के बारे में नहीं। क्योंकि अब यहाँ देखिए डी ग्लूकोज +52 करता है रोटेट और डी फ्रक्टोज -92 करता है। ऐसे तो ये एल होना चाहिए था और ये डी होना चाहिए था, लेकिन नहीं, डी फ्रक्टोज -92 करता है, मतलब ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करता है। तो कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ ये हमें कॉन्फ़िगरेशन बताता है डी और एल। इसको हम जो दूसरा है उसे हम प्लस और माइनस में लिखते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी प्लस और माइनस में लिखा जाता है, या पुराने नॉमेनक्लेचर के हिसाब से ये स्मॉल डी और स्मॉल एल में लिखा जाता है। कभी भी कैपिटल डी और कैपिटल एल में नहीं लिखा जाता है डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी को, वो लिखा जाता है कॉन्फ़िगरेशन। और एनेंटियोमर्स हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट फॉर द डायरेक्शन इन विच, तो मतलब एनेंटियोमर रोटेट प्लेन पोलराइज। एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि कोई भी अगर आपका डी होगा या एल होगा, वो जिस साइड को रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, उसका जो एनेंटियोमर होगा वो ऑपोजिट में करेगा। एक बात कंफर्म है, ये बात कंफर्म नहीं है कि वो डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज है या फिर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये बात कंफर्म नहीं है। कंफर्म ये बात है कि अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो दूसरा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। जैसे कि अगर डी फ्रक्टोज -92 रोटेट कर रहा है तो एल फ्रक्टोज +92 करेगा, और डी ग्लूकोज अगर +52 कर रहा है तो एल ग्लूकोज -52 करेगा। ये बात कंफर्म है। So enantiomer rotates plane polarized light in opposite direction, but which direction exactly we cannot say. Which direction we cannot say. So optical activity कैसे देखते हैं? कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या होता है कि एक लाइट है, ये लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, नॉर्मल लाइट है, जो पार्टिकल है लाइट के वो किसी भी डायरेक्शन में घूम रहे हैं, उसको एक पोलराइज़र से पास थ्रू करवाते हैं। पोलराइज़र से पास थ्रू करवा के उसको एक प्लेन पोलराइज लाइट, फिर सारे एक ही डायरेक्शन में लाइट जाती है, उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। जब पोलराइज़र से पास करवाया तो वो हो गई प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब प्लेन पोलराइज लाइट को ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल में से गुजारा जाता है। ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल हो गया हमारा शुगर, कोई भी, ये डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, कुछ भी, इसमें से गुजारा जाता है। फिर बाद में देखा जाता है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है, या तो ये क्लॉकवाइज होगी या फिर काउंटर क्लॉकवाइज होगी, ये किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है फिर देखा जाता है। और उससे हम पता करते हैं कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या फिर लीवो रोटेटरी। प्लस और माइनस मैंने पहले भी बताया, प्लस वो राइट साइड को होगी, मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी, और माइनस की वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी। और जब इन दोनों मिक्सचर को लिया जाता है, जब डेक्स्ट्रो रोटेटरी एक मिक्सचर, मान लो एक सॉल्यूशन प्लस में रोटेट कर रहा है और एक सॉल्यूशन एग्जैक्टली माइनस में रोटेट कर रहा है, डी और एल, जब इनको दोनों को इनको लिया जाता है, मतलब एनेंटियोमर्स को लिया जाता है, डी और एल नहीं, दोनों एनेंटियोमर्स को लिया जाता है, जो आपस में एनेंटियोमर्स है उनको लिया जाता है और प्लेन पोलराइज्ड लाइट उनमें से गुजारी जाती है, तो वो डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी। और जब वो चेंज नहीं करती है तो उसे हम रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं, उसको, उन दोनों के सॉल्यूशन को रेसमिक मिक्सचर बोला जाता है। अब एक और बात है, एक और कॉन्सेप्ट है म्यूटा रोटेशन का। म्यूटा रोटेशन क्या है? जो भी, जैसे हमारे पास डी ग्लूकोज है, ये किस तरह से प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट में या बायोलॉजिकली, उसमें किस तरह से प्रेजेंट होता है? 1% तो ये चेन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, लेकिन 99% ये रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। रिंग स्ट्रक्चर में भी ये चेयर फॉर्म में प्रेजेंट है, ये चेयर फॉर्म बोला जाता है इसे। और ये रिंग स्ट्रक्चर में दो तरीके से प्रेजेंट होता है, वो मैंने पहले भी बताया, अल्फ़ा या फिर बीटा। अल्फ़ा का मतलब है अगर जो आपका OH ग्रुप है वो प्लेन के नीचे प्रेजेंट है तो वो अल्फ़ा हो गया। अगर OH ग्रुप एनोमेरिक कार्बन पे, नॉट अदर कार्बन्स, एनोमेरिक कार्बन पे अगर वो प्लेन के ऊपर है तो वो बीटा हो गया। ये देखिए, ये बीटा है,
तो बीटा है मतलब OH ग्रुप आपका देखो ऊपर है, प्लेन के ऊपर है, और ये अल्फ़ा है तो OH ग्रुप प्लेन के नीचे प्रेजेंट है। इसमें भी जो स्टेबल मोस्ट स्टेबल फॉर्म है वो है बीटा। बीटा फॉर्म मोस्ट स्टेबल। देखो 63% जो है ये 1:2 में प्रेजेंट होता है मोस्टली। 36% मोस्टली 33, 36, 66 बोलते हैं, 1:2 रेशो ऑलमोस्ट है। तो ये प्रेजेंट है। 36% अल्फ़ा में प्रेजेंट होता है, अल्फ़ा टाइप में प्रेजेंट है, और 63% ये बीटा टाइप में प्रेजेंट है। मतलब मोस्ट थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल जो फॉर्म है वो चेयर फॉर्म में भी ये बीटा फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये अल्फ़ा और बीटा फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये क्या है, ये दोनों ये जब हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं, डी ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेते हैं, तो इन दोनों फॉर्म में मान लो अगर हम एक फॉर्म कोई भी ले लें, प्योर फॉर्म में ले लिया हमने कि बीटा फॉर्म में सारा ग्लूकोज ले लिया, ये धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कन्वर्ट होता है दूसरे फॉर्म में। अल्फ़ा से बीटा में हो गया, बीटा से अल्फ़ा में हो गया, जब तक कि ये एक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर लेता। और क्योंकि ये अपनी फॉर्म चेंज करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो उसी चेंज जो फॉर्म चेंज होती है उसी को हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। यहाँ देखिए जैसे अल्फ़ा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। अल्फ़ा ग्लूकोज का देखो +112 था, क्योंकि डी ग्लूकोज का भी आपने पीछे पढ़ा कि +52.7 डिग्री ये है इसका रोटेशन का, प्लेन पोलराइज्ड डाइट को इस तरह से रोटेट करता है। लेकिन अल्फ़ा और बीटा का अलग अलग है, और इक्विलिब्रियम आपका इस पे आता है डी ग्लूकोज का। तो अगर हम कोई भी एक फॉर्म ले लेंगे, अल्फ़ा वाली ले ली तो वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, +52 के लिए वो बीटा में चेंज होती रहेगी। अल्फ़ा वाली अल्फ़ा बीटा दोनों बराबर में होते हैं, क्योंकि बराबर मतलब इक्विलिब्रियम में होते हैं, नॉट बराबर, इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। तो धीरे धीरे दोनों ये इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमने बीटा ग्लूकोज ज़्यादा ले लिया तो वो धीरे धीरे अल्फ़ा में कुछ पोर्शन उसका अल्फ़ा में कन्वर्ट हो जाएगा, और 52.7 इस पे जाके वो स्टेबल हो जाएगा, ये इधर इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। ये फिनोमेना है, क्योंकि ओवर द टाइम पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज होते हैं एक से दूसरे में, इसी को म्यूटा रोटेशन बोला जाता है। तो आज हमने मोस्टली जो पढ़ा वो पढ़ा हमने मोनोसैकेराइड्स के बारे में, जितना भी कॉन्सेप्ट्स थे, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट की जो लेक्चर होगा उसमें मैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में और जो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, शुगर एसिड्स, उसके बारे में बात करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरे पढ़ाने का अंदाज़ आपको अच्छा लगता है, ये तरीका अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से और भी वीडियो बनाता रहूँ, मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच।